हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट दिस्ताना में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज। दिस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और हम ये सीरीज प्रीलिम्स 2026 के अंदर के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 19 हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। राइट, तो बच्चों लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक का एक मैराथन सेशन बन चुका है, उसको देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। अब जैसे ही लेक्चर 30 कंप्लीट हो जाते हैं तो लेक्चर 15 से लेकर 30 तक का हम एक मैराथन सेशन आपको दे देंगे, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है। मैराथन सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप देखिए। साथ साथ ये डेली के सेशंस हैं, वो तो आपको देखना ही है। राइट, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई साहब, जेनोसाइड अभी न्यूज में क्यों है पहले ये बता दूं आपको कि साउथ अफ्रीका को ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो गाजा के ऊपर जो कर रहा है वो जेनोसाइड है, जेनोसाइड एक्ट है। ठीक है, गाजा के ऊपर जो अटैक कर रहा है, हमस को मार रहा है, उसमें जेनोसाइड हो रहा है। ठीक है, तो जेनोसाइड होता क्या है ये हमको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ये जो मामला होता है जेनोसाइड का, ये जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, बिकॉज इट कवर्स अंडर द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ये एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है, उसके अंदर ये आता है, अभी आगे चलकर बताएंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये मामला गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि देखो भाई, अभी तक तो इजराइल ने क्या करा है, जेनोसाइडल एक्ट नहीं करे, पर हम यहाँ पर इसको इजराइल को बोलते हैं कि तुम जेनोसाइड एक्ट मत करो, मारो तो सही पर जेनोसाइड एक्ट मत करो। जेनोसाइड क्या होता है, मारना, और जेनोसाइड में क्या है, मास किलिंग, और जेनोसाइड के अंदर क्या अंतर है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई विल लेट यू नो इन डिटेल। बट बिफोर दैट हम यहां पर पढ़ लें, वाइन न्यूज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गेव इट्स इंटरिम रूलिंग ऑन द साउथ अफ्रीका's genocide case against Israel. ICJ ruled that Israel must take all the measure to prevent genocidal act. उसने कोई सीज फायर करने के लिए नहीं बोला, पर कहा है कि जेनोसाइडल एक्ट से दूर रहे। अभी तक तो जेनोसाइड हुआ नहीं है, पर आने वाले समय में ना हो जाए जेनोसाइड, इसके लिए इसके अंदर बोला गया। राइट, तो भाई ये जेनोसाइड है क्या, ये अपन को अंडरस्टैंड करना है। जेनो प्लस साइड है ना, साइड का मतलब होता है किलिंग, जैसे सुसाइड होता है तो खुद को किलिंग करना, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड होता है तो पेस्ट को किलिंग करना। जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ जीन, एक पर्टिकुलर जीन को, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर समाप्त कर रहे हैं। मान लो मैं ऐसे कह दूं कि भाई एक जगह है जहाँ पे जूस रहते हैं और पैलेस्टीनियंस रहते हैं, तो जूस क्या कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को सबको मार दो, है ना, चुन चुन के इनको मार दो, इनका जीन ही खत्म कर दो, इनका अस्तित्व ही खत्म कर दो। ठीक है, जीन खत्म करना मतलब ऐसा मारो कि वापस पैलेस्टीनियन कौम ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, जेनोसाइड टर्म इज डेराइव बाय द पॉलिश जूरिस्ट रैफल लेम्किन इन वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर देखो क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर हिटलर, हिटलर भाई साहब चुन चुनकर किसको मार रहे थे, चुन चुन के मार रहे थे जूस को। राइट, हिटलर नाजिज्म के अंदर नाजिज्म फैला रहे थे और उसमें चुन चुन के जूस को मार रहे थे। तो ये जो है वर्ल्ड वार सेकंड के द्वारा के टाइम पर कॉइन करी हुई टर्म है। राइट, और इसको एक राफेल लेम्किन ने कहा है कि मास किलिंग नहीं है, ये तो जूस को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप चुन चुन कर मार रहे हो, एक पर्टिकुलर जीन को आप नष्ट करना चाहते हो, जीनोसाइड। आई होप दिस इज क्लियर। एक पर्टिकुलर रेस को आप खत्म करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर ट्राइब को आप खत्म करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को आप खत्म करना चाह रहे हो। तो एक तो यह है कि भैया आपने मास किलिंग करी, जिसकी किस्मत बेकार वो मर गया। एक यह है कि भैया नहीं, हमको इन 5 लोगों को ही मारना है, क्योंकि एक 5 लोग एक पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर एक तरह से क्या है, पर्टिकुलर ट्राइब से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इट कंबाइंस द ग्रीक वर्ड जीनोस, जीनोस मतलब रेस, ट्राइब, पीपल, एंड लेटिन वर्ड साइड, साइड मतलब किलिंग। राइट, तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। अब देखो, मास किलिंग करना इसके अलग पनिशमेंट है और जीनोसाइड करना इसका अलग पनिशमेंट है। ये थोड़ा सीवियर है। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, एक पर्टिकुलर ट्राइब को खत्म करने के पर्पज से कर रहे हो। अब जेनोसाइड कैसे करा जाता है, देखो भाई, एक तो ये तरीका है, मान लो कि एक एरिया है, कहाँ गया भाई मान लो ये एक एरिया है, इसके अंदर पर्टिकुलर एक्स ट्राइब के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना, ये एक्स ट्राइब के लोग हैं। मान लो इतने ही लोग यहाँ पर रहते हैं। राइट, 9-10 लोग यहाँ पर रहते हैं। राइट, और ये एक्स ट्राइब है और ये बाकी की वाई ट्राइब के लोग हैं। ठीक है, वाई ट्राइब के लोग बहुत सारे रहते हैं, 100 के आसपास वाई ट्राइब के लोग। तो इनको ये है कि यार ये लोग जो है ना, इन लोगों को हमको खत्म करना है, ये एक्स ट्राइब के लोगों को खत्म करना है। तो इसके तरीके हैं कई। एक तो इन एक्स ट्राइब के सारे लोगों को मार दो, 10 के 10 लोगों को मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके इनसे जो होने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनको उठाओ और उनको कन्वर्ट कर दो, है ना, सारे बच्चों को उठा दो, नेक्स्ट जनरेशन को उठाकर उसको कन्वर्ट कर दो वाई ट्राइब के अंदर, कि यार तुमसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम एक्स ट्राइब में मत रहो, वाई ट्राइब के अंदर कन्वर्ट हो जाओ। तो इनका ब्रेन वॉश कर दो, माइंड वॉश कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी वॉश कर दो, बट इसको वाई ट्राइब के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो अब देखो, ये सारे जो इनके बच्चे हैं वो तो वाई ट्राइब के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एक दिन मर ही जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी एक्स ट्राइब जो होंगी वो खत्म हो जाएगी। राइट, तीसरा ये है कि अब ये और बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो इनको इंपोर्टेंट बना दो, इनको कोई ऐसी दवाई खिला दो कि क्या हो जाए, इंपोर्टेंट हो जाए। राइट, इंपोर्टेंट हो जाए, जो ये बच्चे पैदा ना कर पाए। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जो भी है इसके, जो भी बच्चे हैं जो हो चुके हैं अभी तक, उनको वाई ट्राइब के अंदर कन्वर्ट कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। या फिर इनको इतना मेंटल हार्म दो, इतना मेंटल हार्म दो कि खुद ही कहें कि भैया हमको तो वाई ट्राइब के अंदर ही कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे लोगों से दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोगों से दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्राइब से दिक्कत है कि ये जो ट्राइब है ना,
इसके अंदर आप मत रहो, आप वाई ट्राइब के अंदर कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर आप मर जाओ, या फिर हमको मतलब एक्स ट्राइब वाले लोग दिखने नहीं चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके तरीके हैं, देखो, इन द प्रेजेंट कन्वेंशन जीनोसाइड की डेफिनेशन ऐसे कह रखे हैं, मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय। इसमें इंटेंट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कहूं कि साहब मैं तो है ना रास्ते से जा रहा था, बंदूक चला रहा था, ये पर्टिकुलर ट्राइब के लोग ही सामने आ गए, मैं क्या करूं? ठीक है, पर्टिकुलर ट्राइब के लोग, एक्स ट्राइब के लोग ही सामने आ गए, मैं तो मारना नहीं, मैं तो मास किलिंग करना चाहता था। तो मास किलिंग और जीनोसाइड में कैसे अंतर हो? मास किलिंग और जेनोसाइड, इसके अंदर अंतर करने का एक ही तरीका है कि मास किलिंग और जेनोसाइड के अंदर अंतर, इंटेंट देखनी पड़ेगी। क्या इसकी इंटेंट ये थी कि डिस्ट्रॉय करना चाहता था किसको? पर्टिकुलर ट्राइब को, रेस को, कम्युनिटी को, राइट, रिलीजियस ग्रुप को। तो देखो, किलिंग मेंबर ऑफ ग्रुप, एक तो ये है कि सबको सफाया कर दो, दूसरा है कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप, थर्ड है डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशन ऑफ द लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इस फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और पार्ट, इंपोजिंग मीजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ, है ना, इंपोर्टेंट बना दो उनको, फोर्सफुली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप, ठीक है, एक्स के चिल्ड्रन को वाई के अंदर कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसमें एक 1948 के अंदर एक कन्वेंशन बनी गई, जिसको जीनोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम माना गया। इंटरनेशनल क्राइम है, मास किलिंग से भी बड़ा क्राइम ये है, राइट। जेनोसाइड वाज first recognized as a crime under the international law in 1946 by United Nations General Assembly. Later in 1948 United Nations General Assembly ने एक कन्वेंशन बनाई, prevention and punishment of the crime of genocide, which provided the formal definition legal framework of the crime. This means that genocide is not a moral wrong, बट एक इंटरनेशनल क्राइम है भाई साहब, ये प्लेसिंग ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स, ये सभी स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि इसको रोके, बिकॉज दिस इज ए इंटरनेशनल क्राइम, ठीक है। तो जेनोसाइड कन्वेंशन हुई यूनाइटेड नेशन के अंदर 1948 के अंदर, और 1948 के अंदर जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर सभी मेंबर कंट्रीज को बोला गया कि भाई आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी? सबसे पहले देखो, इसको बोला है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, 1948 कन्वेंशन का नाम है। इट कोडिफाइड क्राइम ऑफ जीनोसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड। इट वाज आल्सो द फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, पहली ह्यूमन राइट ट्रीटी थी। कन्वेंशन, the genocide convention has been ratified by 153 countries. India has signed the convention 1949 but ratify करी है इसने 1959 के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि जीनोसाइड कन्वेंशन इंडिया ने क्या साइन और रेटिफाई कर दिए? हाँ भाई, साइन भी कर दिए और रेटिफाइड भी कर दिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रेटिफाई करना मतलब अपनी पार्लियामेंट में अप्रूव करवा देना, साइन करना मतलब सिग्नेचर करना, रेटिफाई करना मतलब कि अपनी पार्लियामेंट में पास करवा देना। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पार्टीज क्या? स्टेट हैव ऑब्लिगेशन नॉट टू कमिट जेनोसाइड and to take measures to prevent and to punish the crime of genocide, including by enacting relevant legislations and punishment perpetrator. However, India did not enact any legislation on the subject. देखो, जो भी 153 पार्टीज है उसके अंदर ये जो कन्वेंशन है, ये ऐसे बोलती है कि भैया तुमको ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर, कि अपनी कंट्री में ऐसे लॉ फॉर्म करो जिससे क्या हो, जिससे कि जेनोसाइड को रोका जाए, ठीक है, और ऐसे लॉ फॉर्म करो जिससे कि जेनोसाइड का के जो परपिचुएटर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करें, उनको एक तरह से परपिट्रेटर्स जो है उनको एक तरह से पनिश करा जाए, राइट। पर इंडिया के अंदर, इंडिया इसका साइन भी कर चुका है और रेटिफाई भी कर चुका है। अब तीसरी बात सुनो, साइन रेटिफाई कर चुका है, बट अभी तक इंडिया के अंदर जेनोसाइड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है साहब। जबकि कन्वेंशन कहती है कि आपकी ऑब्लिगेशन है, अगर आप मेंबर हैं तो आपको लॉ भी बनाना पड़ेगा, बट इंडिया ने अभी बनाया नहीं है कोई लॉ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया डिड नॉट इनैक्ट एनी लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पार्टी के अंदर दे रखा है, भाई बनाना पड़ेगा, पर इंडिया ने अभी तक बनाया नहीं। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? किसी भी केस को जेनोसाइड कहा जाए कि नहीं कहा जाए, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना? किस माई के लाल के अंदर दम है कि वो डिसाइड करे? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? आई विल लेट यू नो। देखो भाई, यूनाइटेड नेशन का मेन काम क्या था? यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनी थी, और इसके अंदर ये था कि भैया दो नेशंस अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कहीं लड़ते 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 विश्व युद्ध ना कर लें, राइट। इस तरह के दो नेशंस के बीच में झगड़े सुलटाने के लिए यूनाइटेड नेशन बना था। अब झगड़े सुलटाने के लिए कोई कोर्ट तो होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, राइट, जो यूनाइटेड नेशन का ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ये एक तरह से वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है बच्चों, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो था वो 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अभी मंथ देखकर बता देंगे कौन से मंथ में हुआ था, 1945 के अंदर हुआ था, राइट। और इसके अंदर अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो हम हेग, नेदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, राइट। चलो तो अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगेन वर्क इन द अप्रैल 1946। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हेग, नेदरलैंड के अंदर इसका। अब इसके क्या काम है? इसके दो काम है भाई। जब भी दो नेशंस आपस में लड़ रहे हो तो ये दो नेशंस ऐसे, तो देखो जब तक कोई रोक नहीं आता तब तक लड़ाई बहुत चरम सीमा में पहुंच जाती। तो ये दो नेशन क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना,
ना तेरा कोर्ट ना मेरा कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर हम आपस के अंदर अपना डिस्प्यूट को सुलझा लेंगे। और दूसरा ये क्या करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन को कभी भी कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो उसको लीगल एडवाइस देने का काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये दो फंक्शन इसके होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये ए और बी कंट्रीज राइट किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है, कब कब जा सकती है, राइट ये अपन को अंडरस्टैंड करना है। बट बिफोर दैट, कोर्ट्स रोल इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय द स्टेट्स। और सेकंड है एडवाइजरी ओपिनियन देना ऑन द लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय द ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, ये एक तरह से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को एडवाइजरी ओपिनियन दे रहा है और दूसरा लीगल डिस्प्यूट दो नेशंस के बीच में सुलझा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब भाई इसकी जुरिसडिक्शन कहाँ कहाँ पर है ये अपन इसके अंदर देखते हैं। राइट देखो दो तरह की चीजें इसके, एक तो कंटेंशियस इशू, कंटेंशियस इशू मतलब दो नेशंस के बीच में जो इशू है, ठीक है, और एक एडवाइजरी, दो इसके जुरिसडिक्शन है। राइट कंटेंशियस इशू के अंदर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कब जा सकती है। राइट जैसे मान लो ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कंट्री इंडिया को घसीट देगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई तुम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो तो चलो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चलते हैं। नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के जब ही ले जा सकता है कोई किसी कंट्री को इंटरनेशनल कोर्ट में, या तो कोई कन्वेंशन हो या फिर ट्रीटी हो। जैसे वियना कन्वेंशन है ना, वियना कन्वेंशन के अंदर एक तरह से क्या था, कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गया था। राइट नहीं तो हम पाकिस्तान को ऐसे खींच के नहीं ले जा सकते थे, पर वियना कन्वेंशन के अंदर इस तरह से लिखा था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सेटल करेगा। दोनों कंट्रीज ने उसमें साइन करे हुए हैं, तो दैट्स वाई ये कुलभूषण जाधव का केस जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी में भी ये लिखा हुआ है कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड करेगा, एनी डिस्प्यूट होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल डिसाइड। तो या तो कन्वेंशन और ट्रीटी में लिखा हो कि भाई जब भी हम दोनों का कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा ना तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसको निपटारा करेंगे। राइट इज दिस क्लियर। या फिर मान लो भारत को कोई कैसे घसीट के ले जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जब ले जा सकता है या फिर भारत ने प्रायर डिक्लेरेशन कर रखा हो कि भाई इस मैटर पे मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एम्बिट के अंदर आता हूं, प्रायर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो कुछ इश्यूज के ऊपर मान लो प्रायर डिक्लेरेशन कर रखा है। राइट पर भारत ने ऐसा कोई प्रायर डिक्लेरेशन करा नहीं। राइट इंडिया ने, यूएसए ने, चाइना ने अपने पैरों में क्यों कलाड़ी मारे पहले। राइट तो इन्होंने कोई प्रायर डिक्लेरेशन करा नहीं। और तीसरा जो होता है ये है कि एक स्पेशल एग्रीमेंट, स्पेशल एग्रीमेंट से मतलब कि जो डिस्प्यूट, मान लो दो कंट्रीज के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है भाई हमसे तो अब सॉल्व हो नहीं पा रहा है ये, तो ये दोनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए ऐसा। राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जुरिसडिक्शन इसका पहला अगर अपन देखें इसके अंदर तो बाय ट्रीटी और एग्रीमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा बाय प्रायर डिक्लेरेशन कंपल्सरी जुरिसडिक्शन जिसके अंदर इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। राइट तीसरा ये बाय स्पेशल एग्रीमेंट, स्टेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, दोनों एग्री कर गए चलो ये वाला मैटर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर निपटाया जाए। राइट अब देखो बात ये आती है कि मान लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कोई मैटर गया है ना, ए और बी कंट्रीज लेकर गए उसको, और बी कंट्री के अगेंस्ट में वो मैटर आ गया है ना, जजमेंट जो दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो बी के अगेंस्ट में आ गया, तो बी कह रहा है कि भैया मैं तो नहीं मान रहा। अगर बी ऐसे कह दे कि मैं तो नहीं मान रहा, इन तीनों केसेस में से किसी भी केस में वो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ए और बी गए और बी के अगेंस्ट में आ गया और बी बोल रहा है मैं तो नहीं मान रहा, तो उस केस में क्या होगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उस केस में ए जो है वो क्या कर सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर गुहार लगा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दे दिया है, फिर भी उसकी पालना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 94 क्लॉज 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टेट्स दैट इफ ए पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद द आईसीजे जजमेंट द अदर पार्टी कैन ब्रिंग द इशू टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके पास वीटो पावर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं P5 नेशन है, इसमें वीटो पावर है। राइट वो डिसाइड करती है राइट टू एंश्योर द कंप्लायंस इंक्लूडिंग सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक एक्शन की क्या डिप्लोमेटिक एक्शन के अंदर ले सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे आप देखो निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस था, आईसीजे रूल्ड दैट द यूएसए वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ बाय सपोर्टिंग रेबल्स इन द निकारागुआ। राइट यूएसए इग्नोर कर दिया उसके अंदर, और यूएसए जब निकारागुआ जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी वीटो पावर यूज करके उसको ब्लॉक कर दिया। इसी तरह से यूक्रेन वर्सेस रशिया
का केस हुआ है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दे दिया कि रशिया को मिलिट्री ऑपरेशन रोक देना है यूक्रेन के अंदर, पर रशिया ने माना नहीं, तो ये मैटर फिर जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया इसको वीटो कर देगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपको इसके अंदर समझना है। तो पहला कंटेंशियस इशू हो गया। सेकंड जो है एडवाइजरी ओपिनियन, कोई भी लीगल गाइडेंस फॉर यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडी और कोई यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, उसके लिए एडवाइजरी ओपिनियन यहाँ पर ये देती है। हालांकि इसकी जो एडवाइजरी ओपिनियन है दैट इज एडवाइजरी इन इट्स नेचर, दैट इज नॉन बाइंडिंग लीगल एडवाइस होती है। जरूरी नहीं कि आप उसकी एडवाइस मानो। एडवाइस तो ऐसा होता है ना कि भाई एडवाइस दे सकते हैं, उसके बाद मानो चाहे नहीं मानो आपकी मर्जी। तो कोई भी लीगल मैटर फंसता है तो यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज कहती है कि भैया चलो हम जाते हैं किसके पास, हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, इससे बातचीत करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलता है कि भैया यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी। राइट, अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। टोटल जजेस के अंदर 15 जजेस होते हैं। ये तो रटने की चीज है बच्चों। इलेक्शन इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 15 जजेस हैं। इनका टर्म्स अगर हम देखेंगे, टर्म ऑफ द सर्विस 9 साल का टर्म होता है इनका, ठीक है। और इसके बाद 9 साल का इतना सारा टर्म है, उसके बाद भी इनका री इलेक्शन हो सकता है। ये याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, है ना, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। और हर 3 साल के अंदर 1/3 जो लोग हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। राइट तो एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक रह सकता है और हर 3 साल बाद रिप्लेस करता रहता है। किसी की किस्मत अच्छी होगी तो वो 9 साल तक हो जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और ये 15 जजेस में से ये जजेस कहाँ से आते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो, ये देखा जाता है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देख लो, सर्व फॉर द 9 ईयर टर्म। टर्म अगर पूछा जाए कि ईयर ऑफ टर्म कितना है तो 9 ईयर है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। इलेक्शन हेल्ड एवरी 3 years टू रिप्लेस 1/3 ऑफ द जजेस। रिप्रेजेंटेशन, जजेस आर इलेक्टेड टू एंश्योर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और इंडिपेंडेंस। जजेस डू नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज बट एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे की टॉपिक हम करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ द सिलेक्शन बैच। 15 अक्टूबर बड़ा करीब आ गया और 15 अक्टूबर के दिन एक करिश्मा होने वाला है। हम आपको द सिलेक्शन बैच यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं एंड दिस इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड बैच। ठीक है, प्रीलिम्स 2026 के लिए स्पेशलाइज्ड बैच है, जिसके अंदर हम आपको बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराएंगे। देखो बच्चों, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के अंदर हम पहले इसमें क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज करवाएंगे और कुछ एमसीक्यूज घर के लिए देंगे। एक अलग चीज हम ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर, सीसेट की स्पेशल क्लासेस लेंगे, सीसेट के ऊपर एमसीक्यूज कराएंगे, सीसेट के ऊपर टेस्ट सीरीज लेंगे, है ना, करंट अफेयर्स के ऊपर टेस्ट सीरीज लेंगे। ये सब चीजें हम इसके अंदर आपको करवाएंगे। एक अलग तरह का प्रोग्राम है जो कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इस तरह की करा रहे हैं जिस तरह की डिमांड है। अभी तक इतनी मेहनत कोई कर नहीं रहा, हम इस बैच के अंदर बड़े मेहनत करने वाले हैं। आप सब बच्चे ज्वाइन करें। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप आकर देखें इसके अंदर, आप देखिए हमारे साथ एक बार मेहनत करके देखें। जो भी बच्चे हमसे अभी तक कभी पेड कोर्स के अंदर नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ कर देखें, है ना। 10-15 दिन देखो आराम से। हमको ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा हमको देना है, आज ही देना है, कल देना है, राइट, इस तरह का नहीं। आराम से देखो, प्रोग्राम को समझो। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज्वाइन करो, अदरवाइज यू कैन लीव, है ना। आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप लीव कर सकते हैं। 10 से 15 दिन आप यहाँ पर एक बार स्पोर्ट्स के अंदर ज्वाइन करके देखिए। हम तो कहते हैं आराम से बैठो, देखो, अगर तुम्हें समझ में बैठता है तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी आपकी, राइट। तो इसको एक बार आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। दूसरा हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का कोर्स है। अगर अभी तक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया, बहुत ही क्वालिटी वाला कोर्स हम यहाँ पर लॉन्च करे हुए हैं, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि आपको यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज विल आल्सो भी देयर इसके अंदर। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके साथ साथ आपका डेली के क्वेश्चन आंसर्स हम लिखते हैं इसके अंदर। जो भी टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके बाद वीकली टेस्ट लेते हैं। बुकलेट प्रोग्राम है, इसको भी आप एक बार ज्वाइन करके देखो। इसके भी हम डेमो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। हम आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करवाएंगे, है ना। आपकी कॉपीज चेक करके देंगे। फिर अगर आपको ठीक लगे प्रोग्राम तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव, है ना। तो हमारे यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप देखिए, प्रोग्राम को समझे। क्या आप हमारी जितनी मेहनत कर सकते हैं जितनी हम डिमांड कर रहे हैं, या फिर हाँ आपको ये प्रोग्राम फिलॉसफी ऑप्शन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब चीजें देखकर आप आगे बढ़े, अदरवाइज यू कैन लीव, राइट। चलो नेक्स्ट इज हॉर्मोज स्ट्रेट। हॉर्मोज स्ट्रेट अभी न्यूज के अंदर इसलिए है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में आपने देखा था युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। यूएसए ने भी हाथ साफ कर लिए थे थोड़े से अपने, राइट।
तो अब ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है ना वो क्या करेगा, ये अपना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा। इस तरह की यहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं यहाँ पर हो रही थी, और स्टेट ऑफ हार्मोज अभी न्यूज के अंदर इस तरह से आ गया। तो स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है ये अपन समझते हैं। अब देखो, अच्छा यूएसए ने जो अटैक करा है, राइट, यूएसए ने जो हाथ साफ करे थे ईरान के ऊपर, उसका ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, आधी रात में जाके हथौड़ा मार कर आएंगे, राइट। तो कभी पूछ लिया जाए मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको इसको याद रखना है। तो चलो, अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर द यूएस टारगेटेड थ्री की ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी इन रिटेलिएशन। ईरान पार्लियामेंट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, यूएसए की क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भैया, यूएसए की नहीं, पूरी दुनिया के फर्क पड़ जाएगा। क्यों? देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज समझने से पहले समझो व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब जो दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रही है ना, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्ट्रेट। मान लो ये वाटर बॉडी नंबर 1 है, ये वाटर नंबर बॉडी 2 है, एक नैरो पास से मान लो ये वाटर बॉडी दोनों कनेक्ट हो रही है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेट। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, बड़ी वाटर बॉडी। ये दूसरा है अरेबियन सी। अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज स्टेट ऑफ हार्मोज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टेट ऑफ हार्मोज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। अब स्ट्रेटेजिकली क्यों लोकेटेड है ये समझो। ये यहाँ पर देखोगे तो तुम वेस्ट एशिया है पूरा, और उधर देखोगे ऊपर की साइड इराक के बाद अगर हम देखेंगे तो यूरोप आ जाता है, राइट। तो यूरोप से कोई सामान लेकर आना हो मान लो, और यहाँ से कोई सामान लेकर जाना हो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर से, या फिर ईरान के अंदर से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कंट्री है, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, है ना, सऊदी अरेबिया, ओमान। इन सब के अंदर से ऑयल निकलता है बच्चों बहुत सारा, राइट। प्लस अगर आप देखोगे इराक, ईरान के ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर जाकर आप देखोगे मेडिटेरियन सी के इधर की साइड जाकर, यहाँ पर जो हो जाएगा दैट इज यूरोप इज देयर, राइट। तो यूरोप से कोई सामान आना होगा तो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आने में बड़ा सही रहेगा, राइट। यहाँ से कोई ऑयल जाना होगा तो यहाँ से ऑयल जाना होगा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जाना क्या। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सी रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अगर ये बंद हो जाता है ना तो बहुत सारी कंट्रीज को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, फिर घूम घूम के जाना पड़ेगा, राइट। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बहुत ही नैरो है। अब यहाँ पे ईरान की कंट्रोल के अंदर ही है, तो ईरान कभी भी इसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे 2-3 जहाज अपने खड़े कर दे और इसको ब्लॉक कर दे, राइट। तो ईरान पे हमला करा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, इसराइल ने, तो ईरान ऐसे बौखलाकर ऐसा कर सकता है कि कल से मेरा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद, है ना। और ऐसा इनके पार्लियामेंट में एक तरह से एक प्रपोजल भी गया कि भैया ऐसा कर लेते हैं, हम स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर देते हैं, हमारे ऊपर ये सब अटैक कर रहे हैं। I hope this is clear to everyone. So this is how you have to understand. It is a vital waterway connecting Persian Gulf of the to the Gulf of Oman. ये Gulf of Oman है, पर्शियन गल्फ है, दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक वाइटल इंपॉर्टेंट वाटरवे है, राइट। ऐसा एक इंपॉर्टेंट वाटरवे यहाँ पे भी देखो, बबल मंदाब, ठीक है। बबल मंदेब जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है, दो वाटर बॉडी को देखो ये भी कनेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ बबल मंदेब, राइट। और यहाँ पर एक आपको देख रहा होगा ये स्विस कैनाल। स्विस कैनाल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैनाल का मतलब जैसे इंदिरा गांधी कैनाल होता है वही कैनाल है, आर्टिफिशियली मेड, जिसके आर्टिफिशियली मेड है ये, राइट। जिसके अंदर पहले यहाँ पर जमीन हुआ करती थी, उसको खोद खोद के इन्होंने कैनाल बना दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्वेज कैनाल हो गया, बबल मंदेब हो गया, स्टेट ऑफ हार्मोज हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। और ट्रेड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टेट ऑफ हार्मोज स्टेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, या फिर पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी लिखेंगे तो भी सेम ही बात है। इसी तरह से स्टेट ऑफ बबल मंदेब कनेक्ट्स रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन की जगह अगर अरेबियन सी लिखेंगे तो भी सेम बात है। स्विस कैनाल भी कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरियन सी को और रेड सी को। यहाँ पर देखो स्विस कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है बच्चों ये, राइट। इसकी तो पूरी कहानी है, अपन किसी दिन पढ़ लेंगे इसकी कहानी। मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता हुआ कैनाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब स्टेट ऑफ हार्मोज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लोबल एनर्जी डिपेंडेंसी, इसके अंदर अगर हम देखिए, इट इज ए क्रिटिकल आर्टरी फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट कैरिंग अबाउट 20 से 25% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल ऑयल सप्लाई यहाँ से ही पास होती है, जैसे मैंने आपको बताया। 2024 में अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल्स पर डे यहाँ से पास हो रहे थे, राइट। मेजर ऑयल एक्सपोर्टर यूजिंग द स्टेट इंक्लूडिंग सऊदी अरब, अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ये सारी कंट्रीज को यूज करती हैं, राइट। एशियन मार्केट्स के अंदर प्राइमरली इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया यहाँ तक पहुंचाने के अंदर।
इंडिया की डिपेंडेंसी भी बहुत है क्योंकि हमारी यहाँ पर बहुत सारा ऑयल आता है बाहर से, है ना, ऑयल हमारे यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड अराउंड 54% ऑफ इज LNG इंपोर्ट्स पास थ्रू द स्टेटिक दिस स्ट्रेटेजिक पैसेज दैट इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अभी जैसे जैसे ट्रम्प के साथ हमारे डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के, राइट, और अमेरिका के साथ डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो रशिया को पता चल रहा है कि भाई मेरे लिए इंडिया जो है वो अमेरिका से लड़ रहा है। तो रशिया चाहता है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं यूएसए ने, उन टैरिफ से एक तरह से इंडिया को बचाया जाए। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक यूनियन है दैट इज नोन एज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसके अंदर रशिया मेजर प्लेयर है। अभी इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने एक साइन करा है टर्म ऑफ रेफरेंस कि हम दोनों आपस के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर करेंगे। इसकी नेगोशिएशन से रिलेटेड टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पर साइन करा है। तो अब इस वाली ये जो यूनियन है और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो ये यूनियन क्या है ये हम समझ ले, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसको EAEU बोलते हैं। देखो बहुत समय की पहले की बात है, 2015 की बात है, राइट। 2015 में रशिया ने सोचा कि भैया जैसे यूरोप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सब लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, वैसे ही रशिया बोला कि मैं भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, जिसका नाम उसने कहा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। एक यूनियन मैं भी बनाऊं जिसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इन्होंने बोला, ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन, राइट। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर कौन कौन आएंगे ये अपन इसके अंदर समझते हैं। पहले देखो, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इट केम इनटू द फोर्स ऑन द 1 जनवरी 2015, राइट। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है इसका एम, क्या है इसका एम। ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना इसकी मेंबर कंट्रीज के बीच में, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं रहना, एलिमिनेटिंग नॉन टैरिफ ट्रेड, ठीक है, हार्मोनाइजिंग रेगुलेशंस, मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमीज ऑफ इट्स 5 मेंबर स्टेट। कौन कौन 5 मेंबर है इसके अंदर ये हमको अंडरस्टैंड करना होगा। तो इसके मेंबर्स आप देख सकते हैं, रशिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, अर्मेनिया एंड किर्गिस्तान। इसके एक तरह से क्या है, ये एक तरह से इसके मेंबर्स हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, इसके अंदर एक फ्री मूवमेंट है, गुड्स का फ्री मूवमेंट हो, सर्विस का, कैपिटल, लेबर का फ्री मूवमेंट हो, जिससे कि कोई टैरिफ बैरियर ना रहे, राइट। It pursue coordinated, harmonized single policies in the sector determined by the treaty and international agreement within the union. Right? I hope this is clear to everyone. तो इसके साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन होना है, राइट। उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसको साइन कर दिया गया, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, जैसे यूरोपियन यूनियन का मार्केट है वैसा मार्केट इसके अंदर बनाना है। एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइंड इन 2014 इन अस्थाना। विद इन EU, Russia is India's top trading partner with a bilateral trade worth rupees USD 49.4 बिलियन डॉलर, राइट। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर देखें तो इंडिया जो था वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अब ये डेली की क्लास होंगी, सारी की सारी क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हैं। अब आप मज़े से देखिए, एक वीक की क्लास आपके लिए पहले से बनाकर रख दी है। अब एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब रात में जग के लिए जग कर आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं हम, ये वाली रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी इस क्लास के अंदर बनी रहे, राइट। तो इस वीक तो पूरी की पूरी क्लासेस आप देख सकते हैं इसके अंदर प्लेटफॉर्म में आपको दिख जाएगी, है ना। नेक्स्ट वीक की भी अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो आप भी अच्छे से इसको देख पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। और इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, राइट। So that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care.